नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं महापर्व छठ की अपने किस्सा गोई परिवार के सभी दर्शकों और श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी सारे त्योहार तो पर्व होते हैं, लेकिन छठ को महापर्व कहा जाता है। कितना कितना विशेष है ये महाछठ, या कितना विशेष है ये छठ कि जल में अस्ताचल और उगने वाले दोनों सूर्यों को अर्घ यानी पानी दिया जाता है। परिवार की समृद्धि के लिए फल फूल अनाज जो कुछ भी है या जो कुछ बना के ले आती, ठेकुआ जिसमें बहुत प्रसिद्ध है, जो व्यंजन छठ के दिन विशेष कर बनाया जाता है, बहुत दिनों तक चलता है। छठ मना के लौटने वाले हर आदमी के सामान में आपको ठेकुआ जरूर मिलेगा। ऐसे महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। छठी माई सबको उन्नति दें, तरक्की दें, स्वस्थ रखें, परिवार को आगे बढ़ाएं और उन्नति के तमाम साधन उपलब्ध कराएं। आज जो अपराध की घटना मैं आपको बताऊंगा वो मन को बहुत व्यथित कर गई है। बहुत निर्मम और नृशंस अपराध हुआ है, धोखा हुआ है। बात दिल्ली के गांधी विहार की है, जहां पर E60 यानी उस बिल्डिंग का नाम है, उसकी चौथी मंजिल पर, और पूरा वो E60 उसमें सब तैयारी करने वाले जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो सब उसमें पीजी में रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी सपने संजोए हुए हैं। घर परिवार वाले भी उनको उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए वहाँ भेजते हैं। ऐसे ही एक फ्लैट में E60 फ्लैट का नंबर था, उस फ्लैट में सुबह 4 बजे 6 अक्टूबर 2025 को 4 बजे के आसपास एक धमाका हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि उस भवन में भी और आसपास के भवन में लड़के ही रहते हैं। रात में ज़्यादातर या तो पढ़ के सोने की तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ कुछ तो सवेरे उठ के पढ़ते भी हैं। पीजी के सारे लड़के बाहर आ गए, उस फ्लैट में आग लग गई। लड़कों ने फौरन पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इत्तला की। थोड़ी देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियाँ आ गईं। वो जो स्टील लैडर लगाया जाता है फायर के लिए विशेषकर होता है, उससे चौथी मंजिल पर पहुँचकर करीब 1 घंटे में उस आग को काबू पाया गया और आग को बुझा दिया गया। जब आग बिल्कुल बुझ जाती है और सेफ हो जाता है भीतर जाना, तो आग के कारणों की जांच, नुकसान का जायजा और एक वो इन्वेंट्री बनाते हैं कि साहब भीतर कौन कौन सा जला, कौन कौन सा साबित सामान पाया गया। ये फायर सर्विस वाले ही जाते हैं। पैरों में बड़े ऊंचे ऊंचे बूट, ताकि अगर बीच में कहीं आग बची हो, कहीं सुलग रही हो, तो उससे उनका नुकसान न हो, या चूँकि सब अंधेरा हो जाता है, धुआं भर जाता है, तो कोई नुकीली चीज़ उनके पैरों में न लग जाए। हेलमेट लगाए हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए, वो उस कमरे में धुएं के छटने का और सामान, जले हुए सामान और बचे हुए सामान का जायजा लेने के लिए जब घुसे, तो उनमें से एक फायरकर्मी के पैरों के नीचे कुछ मांसल चीज आई। वो जोर से चिल्लाया कि लगता है कोई बॉडी है। सारे लोग उसकी तरफ आ जाते हैं। ऊपर जो जला हुआ सामान है, जब उसको उठाते हैं और टॉर्च में देखते हैं, तो वो एक नवयुवक का जला हुआ शरीर था, जो पूरी तरह से लगभग जल गया था। स्किन कम से कम उसकी पूरी जल गई थी। घी की बहुत महक आ रही थी। इस बात का तस्करा जो डिटेल बनाई जाती है घटनास्थल की, उसमें फायर सर्विस वालों ने लिखा है, शराब, घी और मिट्टी का तेल, तीनों की एक मिश्रित जो
वो होती है, दुर्गंध होती है, उसको नोट किया गया और ऐसा लगा कि जैसे, और सिलेंडर के, गैस सिलेंडर के टुकड़े, यानी गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसने ये खराब रूप लिया, जिसकी वजह से आग लगी और उस कमरे की दीवारों को और अगल बगल की दीवारों को नुकसान भी हुआ। पुलिस ने जब उस बॉडी को देखा तो सारा बाहर जो बच्चे थे उनके अंदर भी कौतूहल हुआ, बहुत बच्चे इकट्ठा हो गए। बॉडी को बाहर निकाल कर पहचानने की कोशिश की गई, फ़ौरन पहचान में आ गई कि ये रामकेश मीना नाम के एक यूपीएससी एस्पिरेंट, यानी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या दे रहा है, ये उसकी डेड बॉडी है। गैस सिलेंडर में लगी हुई आग और घी, इन सब लोगों की जो मिश्रित दुर्गंध उस कमरे से आ रही थी, पुलिस ने ये मान लिया कि ये एक दुर्घटना है। ऐसा लगता है कि गैस को छोड़कर वो सो गया, गैस खुला छोड़कर वो और किसी तरह से गैस आग के कनेक्शन से कनेक्ट हो गई और ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से ये नुकसान भी हुआ और बच्चे की मृत्यु भी हुई। पुलिस यही मानकर चल रही थी, लेकिन जो कुछ सिपाही होते हैं वो बाहर, जैसे फायर सर्विस वाले तो भीतर काम करते हैं। जब सब कुछ हो जाता है, जैसे बॉडी मिली, तो पुलिस का काम तुरंत शुरू होता है। वो उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फॉरेंसिक टेस्ट, उसके बाद उसका पंचनामा, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने का काम फिर पुलिस करती है। पुलिस, चूँकि स्थानीय थाने की ज़्यादा पुलिस आई थी, तो कुछ पुलिस अधिकारी नीचे, बच्चों की भीड़ भी उत्सुकता बस आ जाती है, पूछती है साहब भीतर पूछे क्या हुआ, क्या मिला, क्या नहीं मिला। वो जिज्ञासु टाइप के पुलिस कर्मी थे, कांस्टेबल रैंक के थे। उन्होंने सबसे यूं ही बात करनी, जैसे पता लगा रामकेश की बॉडी मिली है तो रामकेश बढ़िया लड़का था, पढ़ता था, इस तरह की तमाम बातें। ये पूरी प्रोसेस करीब 2 घंटे की वहाँ पुलिस और दमकल विभाग यानी फायर सर्विस की बात हुई। 2 घंटे तक ये बात चली। इस बीच में वो कांस्टेबल तन्मयता से 10-20 लड़कों से उसने बात की होगी। खैर, बॉडी वहाँ से चली गई मॉर्चरी के लिए, साथ के बच्चे भी वहाँ गए। खैर, घर वालों को सूचना हुई, राजस्थान का रहने वाला था, घर वाले भी आ गए, बॉडी लेकर चले गए। सिपाही ने 2-2.5 घंटे जो पीजी के तमाम बच्चों से, उसके दोस्तों से, उसके बैचमेट से, उसके इलाके के रहने वालों से जो कन्वर्सेशन किया, उसको लेकर उसने अपने अधिकारियों से ये बात की कि साहब ये दुर्घटना नहीं लगती है। लोगों ने पूछा क्यों नहीं लगती है? बोले साहब इतना घी कैसे जला? उनका भाई घी रखा होगा उसने। राजस्थान से आने वाले लड़के ज़्यादातर, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के, देसी घी घर से ज़रूर ले आते हैं खाने के लिए, तो हो सकता है उसकी वजह से ये महक आई हो। फिर ये हुआ कि साहब अगर उसने खोल दिया था और वहाँ और कोई उसका साधन नहीं होता है आग का, अंगीठी नहीं है कोई वहाँ, कोई ऐसी बात, तो फिर ये आग आई कैसे वहाँ पर? फिर उसने एक बात बताई कि साहब लड़का सीधा साधा था, बहुत ज़्यादा दुनियादारी में नहीं रहता था। लेकिन वहाँ लड़कों ने बताया कि यहाँ एक लड़की जो यूपीएससी एस्पिरेंट तो नहीं थी, लेकिन एकदम क्लोज लोगों ने ये बताया कि वो यूपीएससी देने की तैयारी कर रही थी और उससे गाइडेंस के लिए उसके पास आया करती थी और अक्सर आया करती थी, पिछले साल भर से उसके पास आती जाती थी। इसके अलावा उसके रामकेश मीना के विरुद्ध कोई नेगेटिव बात किसी लड़के ने, यहाँ उस इलाके में हर तरह के लड़के वहाँ रहते हैं, आप जानते हैं, सबके बारे में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो आसपास के लड़के भी जानते हैं, तो वो इस तरह की कोई बात उसके बारे में पता नहीं लगी कि बहुत चालाक था, चंट था, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिल्में देखना या इस तरह की बात उसके बारे में किसी ने नहीं बताई। तो उसने कहा साहब ये कुछ फाउल प्ले सा लगता है मुझे और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पुलिस ने प्राइमा फेसी उसकी बात को, मतलब अधिकारियों ने खारिज किया कि भाई अब इसमें और क्या होगा, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, उसी से आग लगी है और उसी में वो मर गया है, सामान भी सारा जल गया है, कौन सी इसमें जांच होगी।
उसने कहा साहब यहाँ कोई पीजी ऐसी नहीं है जहाँ पर लैंडलॉर्ड ने सीसीटीवी न लगा रखे हों बच्चों के आवागमन पर या उनके वेलबींग के लिए, ताकि लैंडलॉर्ड की भी जो जिम्मेदारी होती है उसका वो निर्वहन कर सकें। कौन आया, कौन गया, किसके बारे में कौन सी शिकायत है, इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए कोई ऐसी पीजी नहीं है जहाँ पे सीसीटीवी न लगी हो। उसकी बात सुन के अधिकारियों ने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है और सीसीटीवी देखी जानी चाहिए। कितने बजे ब्लास्ट हुआ, कितने बजे सूचना मिली, कैसे ब्लास्ट हुआ, हो सकता सीसीटीवी से इसके कारण की जानकारी हो जाए। खैर 6 अक्टूबर से बीतते बीतते करीब 8 अक्टूबर हो गए। फिर भी वो जिद करता रहा कि नहीं साहब, इसमें सीसीटीवी देखा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा ठीक है, 2 सिपाही ले लो, जाओ देखो, हो सकता है कुछ मिल जाए इसमें। वो 3-4 लोग फिर से मौके पे आए। स्थिति सामान्य हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि फ्लैट तक पहुंचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए कितने सीसीटीवी से होके गुजरना, कैमरों से होके गुजरना पड़ेगा। ऐसे सामने भी लगे थे, बगल में भी लगे थे, सरकारी वाले सड़क पे भी लगे थे। तो ऐसे उन्होंने 8 सीसीटीवी कैमरे आइडेंटिफाई किए कि जिसके सामने से गुजरे बिना फ्लैट पर पहुंचना नामुमकिन है। तो सबसे उसने बात की, सारे लैंड लॉर्ड से बात की और उनकी फुटेज उस रात की उसने सब, एक टेक्निकल आदमी अपने साथ थाने से ले गए थे, उससे उसको निकलवा लिया। निकलवा के फिर उसका अगले दिन 2-3 दिन बाद अपने थाने पर एक एक कैमरे की फीड को एनालाइज करना शुरू किया। तो 5/6 की दरमियानी रात में 2 लोग चेहरे पर नकाब लगाकर बिल्डिंग में घुसते हुए दिखे। 2 लोग चेहरा ढके हुए और बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई पड़े। करीब 39 मिनट बाद उनमें से एक आदमी बाहर आता हुआ, तेज कदमों से बाहर आता हुआ दिखाई दिया और रात करीब 2:57 पर एक लड़की दूसरे आदमी के साथ, जो 2 लोग भीतर गए थे उनमें से एक तो पहले निकल गया, और 2:57 पर यानी लगभग 3 बजे एक लड़की और दूसरा आदमी वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। बड़ी भारी लीड थी। उस आरक्षी ने फौरन उसकी याद की जिस लड़के ने उस दिन उसकी पहचान की थी। पहचान क्या की थी? उसने ये बताया था कि एक लड़की है, यंग लड़की है, जो इसके यहाँ आती जाती थी और इससे गाइडेंस लेती थी कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। लेकिन उसकी जानकारी में वो यूपीएससी का एग्ज़ाम उसने दिया नहीं था या यूपीएससी की तैयारी में वो नहीं थी। संभवतः उसकी तैयारी करने के लिए, और ये भी बताया कि वो कहीं पर दूसरी जगह पढ़ रही थी। एज उसकी कम थी, कम उम्र लड़की थी। तो खैर उसने ये पहचान लिया कि हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में उस दिन हम बता रहे थे, और इसका नाम अमृता चौहान है। ये कहीं पढ़ती भी है और कभी कभार रामकेश के पास आके उससे किताबें ले जाती है, उससे पढ़ने लिखने की बात करती है। तो खैर ये पता लगा कि वो अमृता चौहान है, तो उसके नंबर को तलाशा गया रामकेश की सीडीआर में। उसके बाद उसे उसका एड्रेस मिला, उसके कॉलेज का एड्रेस मिला, वहाँ से घर का एड्रेस मिला, और फिर पुलिस वहाँ से गई मुरादाबाद, जहाँ की वो रहने वाली थी, और 18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने अमृता को अरेस्ट कर लिया मुरादाबाद में उसके घर से। उसे गिरफ्तार करके पुलिस थाने पर ले आई दिल्ली में। तो उसने बताया कि वो फॉरेंसिक साइंस से बीएससी कर रही है। उसने बताया कि वो फॉरेंसिक साइंस से बीएससी कर रही है, और पुलिस ने ला के पहले पूछताछ शुरू की। तो उसने बताया कि नहीं, वो मेरे मेंटर थे, ये थे, ऐसा था वैसा था। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की तमाम पूछताछ पे वो टूट गई और उसने बताया कि हाँ, मैंने उसको मारा है। मारते समय मेरे 2 साथी भी मेरे साथ थे।
उनमें से मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था और एक उसका दोस्त था। खैर, उसने दोनों का नाम बताया, सुमित कश्यप और संदीप कुमार। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया और अभी कल यानी 27 तारीख को 27 तारीख को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रहस्यमयी घटना का खुलासा किया। लड़की ने ये बताया कि हमारे इसके संबंध थे, अंतरंग संबंध थे। हम उसके साथ कभी कभी उसके कमरे पर रुकते भी थे और इसी बीच उसने हमारी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली थी। मैं कई दिन से उन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट करने के लिए रामकेश मीना से कह रही थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं गुस्से में थी। मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड, जो मुरादाबाद का ही रहने वाला था और एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर था, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे मैंने संपर्क किया और उससे कहा कि मेरी मदद करिए, ये मान नहीं रहा है और इसको मारना बहुत ज़रूरी है। वो उस दिन उससे बात करने के लिए गई, उसको खूब शराब पिलाई। जब वो ऐसा लगा कि अब अपने होश में नहीं रह गया है, उसने फ़ोन करके इन दोनों लोगों को, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को बुलवा लिया और इसीलिए लड़की का जाना शायद बहुत पहले से थी वहाँ पर। इन दोनों का जाना सीसीटीवी में कैद हुआ। पहुँचते ही इन तीनों ने मिलके उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली, मर गया वो। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही घर में जितना घी था, पहले केरोसिन ऑयल जो कुछ भी था वहाँ किसी पर्पज़ से रखा होगा वो गिराया। लड़की को सब पता था क्योंकि वो उसकी रेगुलर विजिटर थी। फिर घी जो 3-4 किलो था वो पूरी बॉडी पर, उसे सिर से पैर तक पूरी बॉडी पर फैलाया। फिर शराब की 2 बोतलें जो वो ले आई थी, जो उसको कुछ पिलाया था, कुछ बाकी बची हुई थी, जानबूझकर ले आई थी, शरीर पर शराब का छिड़काव किया। फिर एलपीजी गैस को उसने खोल दिया, पूरा फुल वॉल्यूम में नहीं, आधा उसको खोला ताकि धीरे धीरे वो रिस के जाने लगे। और कमरे में रखी एक मोमबत्ती उसने एलपीजी गैस और बॉडी के बीच में, जहाँ से शराब से करीब 8 इंच 10 इंच की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी कि जब मोमबत्ती धीरे धीरे नीचे आएगी तो वो शराब के कांटेक्ट में आएगी, फिर वो जलेगा, शराब की भभक सी उठेगी और तब तक एलपीजी गैस भी पर्याप्त मात्रा में कमरे में हो चुकी होगी और तब हीट होगी उससे और ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुमित कश्यप चूंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था, इसलिए उसको पता था कितनी देर में ये पूरे कमरे में भरेगी, कितनी देर में ब्लास्ट, इस तरह की बातें बिल्कुल सेट करके वो लोग वहाँ से गए और बगल की खिड़की से जाली को तोड़कर भीतर से सिटकिनी लगाई ताकि अगर कोई आए तो उसे पता लगे कि कमरा भीतर से बंद था और इसने सुसाइड किया है। उन लोगों के जाने के, उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाने के 15 मिनट बाद वो ब्लास्ट हुआ। जाते समय उन्होंने उसकी हार्ड डिस्क, लैपटॉप और बाकी सामान जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, आईपैड और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, वो सब लेके भाग गए। पुलिस को अमृता चौहान के अलावा बाकी दोनों लोगों का नाम मिल गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके पास से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, रामकेश मीना के कपड़े और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए। पुलिस उसके कंटेंट की जांच कर रही है, लेकिन तब तक ये तय हो गया कि अमृता और सुमित कश्यप ने अपनी मदद के लिए संदीप कुमार नाम के अपने दोस्त को बुलाया था। इन लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की है, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उन्हें 18 अक्टूबर को सभी को हिरासत में ले लिया गया था और पूछताछ हुई।
उन्हें भेजा गया और फिर उनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में बाहर लाया गया और ये सब डिटेल उनसे पता की गई। आज की घटना देखिए, महीनों लिव इन में रहने और कई कई बॉयफ्रेंड को आजमाने के बाद अमृता जिसके साथ लिव इन में रही उसको ऐसी मौत दी कि शैतान भी घबरा जाएगा, चिल्लाएगा कि बाप रे बाप, ऐसी मौत लड़की किसी को दे रही है। और इतना दिमाग लगाकर हत्या की कि एक बार तो पुलिस भी चकरा गई। अब आप सोचिए कि इसका खुलासा हुआ 26 अक्टूबर को, 26 या 27 अक्टूबर को, आज या कल। घटना हुई थी 6 अक्टूबर को। पुलिस इस उहापोह में थी कि यह हादसा है या कुछ और है, लेकिन एक दो आरक्षियों के अपने जो उनका जो अपना असेसमेंट था उसके चलते फिर ये घटना खुली। वही मैंने बताया कि एक अधिकारी जो मौके पर था पर आग वाले फ्लैट में नहीं गया था, तो वो बच्चों से, पीजी के बच्चों से फ्रेंडली बातें बहुत देर तक करता रहा। लोगों से रामकेश की दिनचर्या, व्यवहार, पढ़ाई, मेहनत, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में टोह ले रहा था। वो स्पेसिफिक अगर पूछता तो कोई बताता भी नहीं। किसी ने कुछ बताया तो उससे क्यों लेकर अच्छा 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 अच्छा, कहीं नहीं जाता था, अरे साहब कहीं नहीं जाता था। इसने आसपास के जितने यूपीएससी एस्पिरेंट थे या जो उसको जानते थे उससे सबसे बात की तो उसे मोटी मोटी 4-5 बातें समझ में आईं। एक तो ये समझ में आया कि राजस्थान का रहने वाला था रामकेश, मीना था, शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में होता है। उसमें उम्र और अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं थी। वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था और 1 साल या 2 साल में हर हाल में वो सिविल सर्विसेज में आ जाता। और बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है। तो एक चीज़ तो वहाँ सब लोगों के बीच में कि सब सिंसियर था, पढ़ता था, इम्प्रूव कर रहा था, और चूँकि अटेम्प्ट की और एज की लिमिट नहीं थी तो साल 2 साल में हर हाल में वो सिविल सर्विस में उसका सिलेक्शन हो जाता। मतलब ये कि पढ़ने लिखने वाला लड़का था, गोल बिल्कुल साफ था, 32 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा था, मेहनत कर रहा था। और लोगों का, उसके साथ के लोगों का असेसमेंट था, बच्चों का, कि उसका हो जाता साल 2 साल में। दूसरी बात कि वो सीधा था, काम से काम रखता था, ज़्यादातर समय कमरे में ही रहता था। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, 3-4 दोस्त ही थे जो कभी कभार उसके कमरे पर आया करते थे। लेकिन उसी में किसी ने बताया कि साहब एक अच्छा, लड़कों को और लड़कियों को चूँकि पुराना हो गया था, तो जो नए लड़के या नई लड़कियां, जिनको ये होता था कि साहब पुराना आदमी कुछ गाइड कर देगा, हाउ टू स्टार्ट, कैसे, तो ऐसे 3-4 लड़के और एक लड़की उसके पास आया करते थे। कभी किताब ले जाते थे, कभी किताब वापस कर जाते थे, कैसे पढ़ना है। उसमें एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 20-21 साल ही थी। कौन थी ये नहीं पता, लेकिन किसी एक ने बताया, उसका नाम भी बता दिया कि साहब इसका फलाना नाम था। नो नॉनसेंस टाइप का ये आदमी था, इस तरह की एक जनरल रिपुटेशन लोगों ने उसको बताई। ये भी बताया कि शराब पीता था, कभी कभार दोस्तों के साथ पीता था, लेकिन वो जैसे होते हैं ना कुछ लोग आदी हो जाते हैं, उस तरह का नहीं था। ये सब बात उसने जब गैदर की और बॉडी वहाँ चली गई, पोस्टमार्टम हो गया, लोग वहाँ चले गए, थाने पर डिस्कशन हुआ, तो उसने अपने सीनियर्स को ये बात बताई कि उसे शंका हो रही है कि ये जैसा दिखाई दे रहा है ये हादसा नहीं है, इसमें कोई न कोई फाउल प्ले ज़रूर है। उससे सवाल जवाब किए गए तो उसने सारी बातें बताई। तो अधिकारी कुछ कन्विंस हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 2 सिपाही ले लो और इसकी अपने स्तर से जांच करो, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए जब तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसने एक ही बात बताई कि साहब हमें सीसीटीवी देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पीजी हैं वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स ने बच्चों पे नज़र रखने के लिए, उनकी कोई गलत संगत तो नहीं है, गलत लोग तो नहीं आते हैं,
वो सब जगह सीसीटीवी लोगों ने लगा रखी है, कमरों को छोड़ के गैलरी में, बाहर के रास्ते में, भीतर के रास्ते में लगा ली है। जब सीनियर्स ने कहा तो 4-5 दिन बाद वो फिर से 2-3 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचा। स्थिति सामान्य हो गई थी। फ्लैट पर आने जाने वालों के रास्ते, गैलरी, मेन रोड, इन सब पर उसने चेक किया। उसे 8 ऐसे सीसीटीवी कैमरे के पॉइंट मिले जिससे गुजरे बिना वो आदमी फ्लैट तक नहीं पहुंच सकता था या बिल्डिंग तक नहीं, मतलब कोई भी नहीं पहुंच सकता था। उसने पूरे दिन के फुटेज लैंडलॉर्ड से मांगे, मिल गए, और फिर वो 2-3 दिन बाद जब सब इकट्ठा कर लिया तो थाने पे इत्मीनान से एक एक फुटेज की जांच करने लगा। तभी उसको पता लगा कि 2 बजे के आसपास 2 लोग मुंह में कपड़ा लपेट के भीतर की तरफ गए। 40 मिनट बाद एक लड़का मुंह में कपड़ा लपेटे हुए वापस आया। उसके 2 मिनट के बाद एक लड़का और एक लड़की वहाँ से वापस आए, और उसके 12 या 13 मिनट बाद ये ब्लास्ट हो गया। उसके हाथ बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र लग गए। उस लड़के को बुलाया जिससे रात में उस दिन बात की थी, जिसने अमृता का नाम उसको बताया था, और उसको बताया कि पहचानो क्या, ये वही लड़की है जो उसके यहाँ आया जाया करती थी। तो उसने बताया कि हाँ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लड़की वही है, और नाम हमें नहीं पता, नाम आपको किसी ने बताया था। तो जब ये तय हो गया कि वही लड़की है तो फिर रामकेश मीना के मोबाइल का CDR निकाला गया। फ्रीक्वेंट कॉलर्स की लिस्ट में एक एक को वेरीफाई किया गया। तो ये लड़की अमृता का, जिससे सबसे ज़्यादा बात होती थी, घटना वाले दिन भी घटना के करीब 4 घंटे पहले उससे बात हुई थी, और उसकी लोकेशन भी घटना के समय वहीं आ रही थी। तो उसका पहले ये पता किया गया कि उसमें जो एड्रेस प्रूफ लगाया गया वो कहाँ का है। तो फिर उससे उसके स्कूल तक पहुँचे, स्कूल से उसके घर का पता मिला। फिर पुलिस ने 18 अक्टूबर को रेड करके मुरादाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या के कारणों के बारे में उस अमृता ने ये बताया कि मेरी कुछ अश्लील फोटो और वीडियो रामकेश के पास थी। इधर कई दिनों से मैं उस पर दबाव बना रही थी कि वो डिलीट कर दो। वो मान नहीं रहा था, और तब मैंने उसको मारने का फैसला कर लिया। इसमें मैंने एक्स बॉयफ्रेंड को ये पूरी बात बताई, उसकी मदद ली। वो अपने साथ एक फ्रेंड को ले आया, पूरी प्लानिंग कर ली, और फिर हम लोगों ने इसको मार दिया। एक बात ये भी है कि अगर ये इस तरह के फ़ोटोग्राफ जैसी वो बता रही है रामकेश के पास थे, तो बिना उसकी सहमति के तो नहीं ये बनाए गए होंगे। चोरी से बनाए हुए वीडियो फोटोग्राफ थे नहीं। चोरी से बनाए हुए होते तो शायद अमृता को पता भी नहीं लगता, और वो उसको डिलीट करने का दबाव बनाने लगी थी। अब बेचारा रामकृष्ण तो इस दुनिया में है नहीं ये बताने के लिए कि जो ये कह रही है वो सही है कि गलत है। कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से उसने इसको मारने का फैसला किया। लेकिन रामकेश के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स ये लोग उठा कर ले गए थे वो सब पुलिस के पास है। 4-6 दिन का वक्त लगेगा इनको एनालाइज करने में। अगर उसमें इस तरह की कोई फ़ोटो और वीडियो मिल जाती है तो फिर उसकी बात सही है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर इसकी नए सिरे से जांच करनी पड़ेगी। मुझे जो समझ में आता है कि ये इस तरह की फ़ोटो वीडियो वाली बात ये बिल्कुल सही नहीं हो सकती। ये तो अगर मिल गया तब तो सही हो जाएगी, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि ये बात सही होगी। लगता ये है कि कई बॉयफ्रेंड्स बदलने के बाद, रामकेश के बाद भी उसे कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया, और तब उसे ये चिंता होने लगी कि अगर रामकेश को इस बॉयफ्रेंड का पता लगा तो वो फ़ोटो वीडियो ज़रूर उस तक भेज देगा। और तभी से वो फ़ोटो वीडियो पुराने हैं ये, जैसा उसने बताया है पुलिस को, तभी से वो उस पर दबाव बनाने लगी, वापस कर दीजिए। शायद उसने वापस भी किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक गजेट सब मिल जाएंगे तो उसे पता भी लग जाएगा। हो सकता है उसने डिलीट भी कर दिया हो, लेकिन उसको ये शंका बनी रही होगी अमृता को कि इसने ज़रूर कहीं न कहीं रखा है, और जैसे ही इसको पता लगेगा कि कोई मेरा नया बॉयफ्रेंड आया है
ये उसको ज़रूर दिखाएगा या बताएगा। और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसने ये डिलीट किया है, और शायद इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, उसे पता था कि 3-3 लोग मिलकर इस घटना को कारित कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट भी कहीं न कहीं मिलेगा, फुटप्रिंट भी कहीं न कहीं रह जाएगा। लड़के के नाखून में जो उस समय जूझा होगा वो गला दबाते समय, तो उसका किसी न किसी का स्किन उसके नाखूनों में होगा, किसी न किसी का बाल होगा, और फॉरेंसिक वालों के हाथ ये अगर पड़ गया तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। तो उसने सारे सबूतों को एक साथ एक झटके में मिटा देने का निर्णय किया कि जला दो इसको, आग लगा दो पूरे कमरे में। लेकिन वो भूल गई कि बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो लोग भी, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, जो पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को विज़िट करने जाते होंगे उनको भी पता होगा कि पीजी में मकान मालिक अपनी सेफ्टी के लिए आने जाने के रास्तों पर और सब जगह अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अब ये कहावत है कि चतुर आदमी वो 3 जगह डूबता है, बहुत चालाक है। जैसे चलते चलते उसके पैर में या जूते में कुछ गंदगी सी लग गई, तो वो वेरीफाई करना चाहेगा चालाकी में अपनी कि साहब ये गोबर है कि और कोई ख़राब चीज़ है, गंदी चीज़ है। तो पहले तो वो उसको देखेगा कि पैर में लगा हुआ है, फिर उसको उंगली से थोड़ा सा निकालेगा और फिर नाक से सूंघेगा, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा चतुर है। सामान्य आदमी होगा तो वो सोचेगा हटाओ भाई, चलो चलते हैं घर पे, देखेंगे घर पे धो लिया जाएगा, अपना काम करो। गोबर लगाए तो भी ठीक है, कुछ और लगाए तो भी ठीक है, जूते में ही लगाए। लेकिन ये चतुर आदमी अपनी चालाकी में 3 जगह उस गंदगी के कारण 3 जगह उसे छूता है या डूबता है उसमें। और ऐसे ही लोगों को चतुर सुजान कहते हैं। अपनी चालाकी जो दिमाग में आ सकती थी पूरी लगा दी, लेकिन एक सामान्य से एविडेंस सीसीटीवी फुटेज से उसकी सारी करतूत सामने आ गई। तो कोई कितना भी चतुर सुजान हो, अपराधी अपराध की जगह पर कुछ न कुछ छोड़ जाता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।